गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज जैसा कि आपको पता है कि आज अपने YouTube पर पहली क्लास है। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य जो है, जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति अवेयरनेस को बनाना है। कौन सी भी एग्जाम अपन देने जाते हैं तो अपने मन में डर होता है कि एग्जाम में दूंगा किस टाइप के प्रश्न आएंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, और आपके मन में भी ये डर बहुत रहता है। स्वाभाविक बात है, हमारे मन में भी डर रहता है। इस डर को निकालने के लिए हमने जो ये क्लास स्टार्ट करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आज अपना जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका डेमोक्रेसी। क्या रहेगा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आपने 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं और 12वीं, अगर 11वीं में आप अगर सब्जेक्ट आर्ट वगैरह लेते हो तो उसमें डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है। डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है। डेमोक्रेसी जो होती है ये अभी तो आज की नहीं है। डेमोक्रेसी का मीन्स होता है ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनी है, लोगों की सरकार है, आपकी सरकार है। आगे बात समझ में? तो सरकार जो बनी है सबसे पहले डेमोक्रेसी को बताने वाला व्यक्ति जो था वो है एथेंस। एक शहर, एथेंस एक शहर है। आपको ये तो पता है कि पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7। कितने हैं? आपको नाम भी पता है? बताइए मुझे नाम। एशिया, यूरोप, नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पे अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंटल मतलब 7 महाद्वीप है जिसके अंदर पूरी दुनिया को अलग अलग देशों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर अपना जो देश है वो किसमें? एशिया में। अपन जो बात कर रहे हैं एथेंस की, जिस शहर की अपन बात करते हैं उसका इतिहास है लगभग 3 से 4 हजार साल पहले का। कितना? 3 से 4 हजार साल पहले का। 3 से 4 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अपन पीढ़ी की बात करते हैं 100 साल को अगर 30 बार काउंटिंग करते हैं तब जाके बनता है। तब डेमोक्रेसी के बारे में सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में अपने को विदित करा था कि इस टाइप से सरकार बन सकती है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा भी चैप्टर पढ़ते हैं तो अपने को शहर की लोकेशन पता होनी चाहिए। वो लोकेशन है क्या, माने एथेंस शहर जो है वो कहाँ पर है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं यूरोप महाद्वीप। किसकी बात करते हैं? यूरोप कॉन्टिनेंटल की। यूरोप कॉन्टिनेंटल अब तक का सबसे वेल डेवलप्ड कॉन्टिनेंटल है। अच्छा है, एजुकेशन के मामले में ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में ज़्यादा है, और डेमोक्रेसी के बारे में जो बताने वाला है वो भी अपने को कौन है? यूरोप है। आई बात समझ में? यूरोप का एक देश है जिसका नाम था यूनान। क्या नाम था? यूनान, जिसको आज उसका नाम ग्रीस है। क्या है? ग्रीस। और इसका एक शहर है जिसका नाम है एथेंस। क्या नाम है? एथेंस। ये शहर आज से लगभग 2000-2500 साल पहले आया था, और ऐसा शहर था जिसने लगभग पूरे विश्व की आधी जनसंख्या पर कब्जा कर लिया था। इनका मुख्य जो धर्म था वो ईसाई था। डेमोक्रेसी है, इस वर्ड का यहीं से पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है ये सबसे प्रारंभिक स्तर पर यूनान में या एथेंस में आएगी। अब अपन बात करते हैं डेमोक्रेसी की हिस्ट्री। डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक है डेमो और दूसरा है क्रेसी। डेमो मीन्स क्रेसी मीन्स पीपल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जो आपके द्वारा चलती है, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो और उसके अंदर आप ही फैसले लायक होते हो। अब ये भी 2 प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे अभी भारत की अगर अपन बात करते हैं डेमोक्रेसी, तो ये कौन सी है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। यूनान की जो थी, एथेंस शहर की जो डेमोक्रेसी थी वो थी डायरेक्ट।
उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी पीपल लोग थे, जितने भी लोग थे, केवल पुरुष जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर थी वही वहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। और कौन सा भी फैसला जो होता है वो होता था वोटिंग सिस्टम से। वोटिंग सिस्टम का मतलब मतदान से। व्यक्ति जो भी फैसले लेना है उस देश के सुरक्षा के लेना है, आर्थिक फैसले लेना है, वो सभी जो फैसले होते थे वो केवल किससे होते थे? मतदान से। अपने इंडिया के अंदर जो सरकार है वो इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। अपने यहाँ पर क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि। जैसे अभी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, आप सब लोगों को पता है। तो विधानसभा के अंदर अलग अलग पार्टियां जो रहती है वो कैंडिडेट खड़े करती है। वो होता है जनता का प्रतिनिधि। अच्छा कैंडिडेट होता है उसको अपन वोटिंग करते हैं, और जो कैंडिडेट अपने जीत जाता है जिस पार्टी का भी, वो आप जितने भी लोग जीतते हैं या उसके क्षेत्र जो होता है वो सबका प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो व्यक्ति करता है। अभी विधानसभा के चुनाव है, आप लोगों को पता ही है, 17 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए लोगों को अवेयरनेस करना है। वापस अपन मुख्य उद्देश्य पे आते हैं। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना अरस्तु अन्य शहरों की ओर इशारा करते हैं। अरस्तु एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जिसको हम फिलोसोफर बोलते हैं। आपने पीएचडी का नाम सुना होगा, कभी दिमाग के अंदर आया होगा, पीएचडी फिलोसॉफी ऑफ डिप्लोमा। फिलोसोफर का मतलब ही होता है दार्शनिक। क्या होता है? तो सबसे पहले अरस्तु ने अपनी किताब के अंदर बताया था कि यूनान जो है उसके अंदर डेमोक्रेसी होती थी और जनता के द्वारा सरकार को, जो भी गवर्नमेंट होती थी उसके अंदर लोगों के द्वारा उसके अंदर वोट डाल के सारे फैसले लिए जाते थे। समझ में आ गया आपको? यूनान शहर के अंदर सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। यूनान का एक देश है और उसका शहर है एथेंस। ठीक है? अब सबसे बड़ी बात होती है, आराम से कोई बात नहीं, मैं इसको एडिट कर दूंगा वापस, और वो नीचे ले जाओ, इसके बारे में मैंने सब बता दिया है। और वो नीचे महिलाओं की स्थिति आएगी। हाँ बस अब अपन बात करते हैं यूनान में महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि अलग अलग देश में महिलाओं को वोट डालने के अलग अलग अधिकार प्राप्त हो गए हैं। लेकिन उस समय यूनान के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। आप समझ सकते हो, महिलाएं केवल क्या थी? एक तरह से दास प्रथा की सिस्टम में थी। दास प्रथा का मतलब होता है गुलाम। जैसे यूनान में एक तरह से देखा जाता है तो उस समय केवल गुलाम लोगों की जनसंख्या ही आधी थी। गुलाम का मतलब समझते हो ना आप लोग? गुलाम का मतलब होता है जिसको अपन खरीद सकते हैं, जिसको अपन बेच सकते हैं, जो अपने लिए काम करता है। कभी कभी आप लोगों ने टीवी के अंदर देखा होगा, वो ऐसे वो एक मसाल रगड़ता है, उसके अंदर से जीन निकलता है और बाहर निकल के क्या बोलता है? वो उसका क्या होता है? गुलाम। गुलाम के अंदर भी ठीक उसी प्रकार से था। गुलाम भी थे, वो पुरुष भी थे, वो महिलाएं भी थी गुलाम। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार जो दिया था वो दिया था बेल्जियम। किसने दिया था? बेल्जियम एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। 10वीं क्लास की सोशल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरह से। और वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत उन्नत किस्म की है, मतलब आपस में किसी प्रकार का डिबेट नहीं होता है वहाँ पर। महिलाओं की बात करते हैं तो वहाँ की स्थिति यूनान के अंदर 2000 साल पहले का जो चुनाव होता था वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था। उसके बाद अपन बात करते हैं महिलाओं के ऊपर, तो भारत की स्थिति भी देख सकते हैं आप। भारत में महिलाओं को पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जब 1950 में लोकसभा के जो प्रथम चुनाव हुए उसके अंदर वोट डालने का अधिकार उनको दिया गया भारत के अंदर, पहली लोकतांत्रिक के अंतर्गत। इतिहास मतलब आज से 3000 साल पहले का है। ये जो एथेंस है ये पूर्ण रूप से ईसाई धर्म के समर्पित था। अगली बात समझ में। अब अपन बात करते हैं डेमोक्रेसी में अपने इंडिया की। इसकी बात करते हैं इंडिया की। अपने इंडिया में आप देखते हो इलेक्शन बहुत होते हैं, है ना? इलेक्शन अपने यहाँ बहुत होते हैं। तभी जो वर्तमान भारत सरकार है वो
वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्रोग्राम चला रही है। मैंने उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, माने एक देश एक चुनाव, एक साथ पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवाना। और ये चुनाव करवाने का सबसे बड़ा मकसद आपको पता है होता है कि खर्चा बहुत होता है गवर्नमेंट का। अगर बहुत सारे इलेक्शन करवाती है तो क्या होता है, खर्चा बहुत होता है। खर्चे को कम करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम सरकार कोशिश कर रही है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। ठीक है। भारत आज़ाद कब हुआ आपको पता होगा ही सही, 1947। 15 अगस्त 1947 हुआ, ये तो आपको पता है। इसके पहले 14 अगस्त को एक देश और बना था, पाकिस्तान। क्या बना था, पाकिस्तान। इसीलिए वो उनका स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 14 अगस्त को मनाते हैं। और अपने यहाँ स्वतंत्रता दिवस कब है, 15 अगस्त। मतलब अपने देश को 2 पार्टीशन में उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया था। बस अब सबसे पहले अपना देश वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद तो इलेक्शन हुए नहीं अपने यहाँ पर, है ना। आपस में जब अपना संविधान बना उसको बनने में 2 साल लग गए। संविधान बनने के बाद लागू किया गया और संविधान के अंदर सारी चीज़ें लिखी गई कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वोट देंगे, फिर जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, उसके बाद इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ये सारे कंट्री जो है ये सब लोकतांत्रिक देश है। जैसे वहाँ पर क्या होता है, इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के माध्यम से व्यक्ति को चुना जाता है। अमेरिका में थोड़ा सिस्टम अलग है, वहाँ पर 4 साल में राष्ट्रपति के चुनाव होता है। एवरी 4 ईयर विल बी इलेक्शन स्टार्ट, 4 साल में इलेक्शन होते हैं। अपने इंडिया में 5 साल का, तो राज्यसभा में 4 साल का होता है, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन बात करते हैं अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी कैसे चल रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही। 1951-52 अपने यहाँ पर संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये तो आप सब लोगों को पता है। संविधान उसको अपन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है 26 जनवरी मनाते हैं, डांस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं पता है सही है कि गलत है। 15 अगस्त का तो पता है कि फ्रीडम डे, अपना आज़ादी का दिवस है तो अपन मनाते। 26 जनवरी का पता नहीं है, संविधान का मतलब ही क्या होता है ये भी नहीं पता है ना। तो संविधान को भी क्या होता है कि आपको आपकी आज़ादी का जो हक होता है उसी को संविधान बोला जाता है। आप खुल के सांस ले सकते हो, कोई व्यक्ति आपको गुलाम नहीं बना सकता है। आप अधिकार की बात कर सकते हो, आपको शिक्षा के अधिकार, आपको जो छुआछूत का अधिकार था उसको खत्म करने का अधिकार, सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं किससे, संविधान से। आगे बात समझ में। तो प्रारंभिक स्तर पे अंतरिम प्रधानमंत्री अपने कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब तक अपने देश के अंदर संविधान नहीं बना या संविधान लागू नहीं हो तब तक। उसके बाद पहली बार अपने भारत के अंदर इलेक्शन हुए। उस समय जो आज के 29 स्टेट है, 9 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज है, ये भी नहीं थे। मानो उस समय स्टेट भी कम थे और सरकार का जो कार्य करने का तरीका था वो भी थोड़ा डिफरेंट था आज के मामले में। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे पहले भारत में जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1951-52 में। कब हुए थे, 1951। ये सेशन था और उस समय भारत की जनसंख्या कम थी, अभी तो हुआ थे लगभग 140 करोड़ है। अपन टॉप पोजीशन पे पहुंच गए आज जनसंख्या के मामले में, है ना। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसके पहले कौन था, चाइना, है ना। और सेकेंड नंबर पे इंडिया था। तो अपन ने उन्नति कर ली है, तो क्या चले गए, फर्स्ट नंबर पे चले गए। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि आज भारत जो है सबसे ज़्यादा अगर नौजवान है तो वो कौन से देश में, भारत में। मतलब सबसे ज़्यादा अगर युवा शक्ति है तो वो कहाँ है, भारत में। तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। आज दूसरी चीज़ एक और देखते हैं अपन, तो सबसे बड़ी चीज़ एक और देखते हैं अपन, तो अमेरिका, जापान या चीन या जितने भी देश है उन सब के मुकाबले सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, सबसे ज़्यादा रिसर्चर ये कहाँ के, विश्व में सारी बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो आप, उनके जो CEO कहाँ के, इंडिया के। चाहे गूगल करके देख लो आप,
वापस अपन डेमोक्रेसी पे आते हैं। 1951 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने पे उस समय जो वोटर थे उनकी संख्या थी 17,32,12,343। कितनी थी? 17,32,12,343 थी, जो 2014 में बढ़कर कितनी हो गई? 81,43,51,184। अब देख सकते हो आप कितना ग्राफ बन गया, 4 गुना ग्राफ बढ़ गया। उधर 17 था, इधर 81 हो गया। मतलब जनसंख्या का जो ग्राफ है बहुत तगड़ा एकदम से ऊपर की तरफ गया है। ये जो संख्या है अभी जो प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड इलेक्शन में जो वोटर है, इन सब की संख्या देखी जाती है तो आपका जो यूरोप महाद्वीप है, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पूरे यूरोपीय महाद्वीप की संख्या एक तरफ और पूरे भारत की संख्या वोटर की एक तरफ। उसके अंदर कितने देश हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। कितने देश हैं? कितने सारे देश है। उसके बाद उन टोटल के मिला के जितने वोटर नहीं है उतने अपने इंडिया में। तो इतने बड़े वोटर का इलेक्शन करवाना भी एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात होती है, लेकिन अपने भारत के अंदर इसके लिए एक आयोग बनाया गया है जिसको बोलते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जब चुनाव को कंडक्ट करवाता है तो उसके लिए उसको लाखों करोड़ का खर्चा करना पड़ता है। जैसे टेन में जो था $100 मिलियन था, कितना? $100 मिलियन था, जो अभी बढ़कर कितना हो गया है? $300 मिलियन। कितना? $300 मिलियन। मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है जो इलेक्शन कमीशन खर्चा करता है इलेक्शन करवाने के लिए, और इसका रिटर्न सरकार को कुछ नहीं मिलता। अब इलेक्शन होते हैं, आप आपके गांव में, अपने गांव में अपन देखते हैं तो इलेक्शन के लिए क्या होता है, एक पीठासीन अधिकारी आता है, उसके साथ उसके हेल्पर जो 3 से 4 लोग और आते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, वोटिंग करवाते हैं, वो एक दिन पहले आ जाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। तो उनको भी चुनाव इलेक्शन कमीशन को अलग से सैलरी देना पड़ती है, जो भी उनका पेमेंट बनता है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना पड़ती है, ट्रेनिंग देने के लिए पैसे खर्चा होता है। तो इसलिए अपने भारत के अंदर कोशिश की जा रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए, ताकि उससे गवर्नमेंट का खर्चा क्या हो जाए, कम हो जाए। अब सोचने वाली बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव होता है अपने यहाँ पर। ठीक, मतलब पूरे भारत के अंदर इलेक्शन हुआ, उसमें आपका प्रधानमंत्री का भी हुआ, उसमें आपके जो मुख्यमंत्री उनका भी इलेक्शन हुआ। तब तो क्या हुआ, 1951 में पूरे भारत में एक साथ हुआ। अब मुझे आप बताओ कि अब अलग अलग कैसे हो गया है कि जैसे अभी चुनाव अपने मध्य प्रदेश में अभी, उसके बाद थोड़े दिन बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएंगे। उस समय तो एक साथ हुए थे, अब अलग अलग कैसे हो गए? तो इसका भी एक रीज़न होता है। क्या होता है कि जब किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, ठीक, किसी कारणवश सरकार टूट जाती है या जो सरकार है कि बहिष्कृत हो जाती है, ठीक है ना, तब वहाँ पर क्या होता है, उस समय इलेक्शन किया जाता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो चल ही रहा है, जो 5-5 साल उसमें भी होता है बहिष्कृत सरकार 2 या 3 साल में, तो उसका भी टाइमिंग क्या हो जाता है, चेंज होता है। सपोज करो कि 1951-52 में अपने भारत में इलेक्शन हुए, इसके साथ ही अपने मध्य प्रदेश में भी हुए। 51-52 से 5 साल गिन लो, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 1956-57 इस टाइम पे मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन हुए। पर सपोज करो कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए और चुनाव सरकार जो है किसी कारण से बहिष्कृत हो गई, खत्म हो गई या बीच में गिर गई, तो क्या होगा, 1955 में इलेक्शन हो जाएगा। अब सेशन जो इधर तो 5 साल का हो गया, पर इधर 3 साल का हो गया। अब ये 3 साल से फिर 5 साल जोड़ेंगे तो कितने जाएंगे, 53 से 5 जोड़ो 58, इधर इलेक्शन 56-57 में, उधर 58 हो गए। तो इलेक्शन जो होते हैं वो क्या हो गए, अब आगे पीछे हो गए, क्या हो गए, आगे पीछे। कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्द इसको 1 नेशन 1 इलेक्शन में लागू किया जाए, ठीक है। अब भारत की चुनाव प्रणाली क्या होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना। भारत की जनसंख्या के बारे में तो आपको पता चल गया। अब जनसंख्या बड़ी है तो स्वाभाविक बात है वोटर भी क्या है, बड़े हुए हैं, और वोटर इतने बड़े हुए हैं मतलब इलेक्शन करवाने में समस्याएं भी बहुत आती है। जैसे अपना एरिया तो क्या है, प्लेन है
तो नॉर्मली अपने यहाँ पर रेलवेज, बसेस, है ना, सारी सुविधाएं। लेकिन जो हिमालय रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो गांव पहाड़ों पर बसे हुए हैं, जहाँ पर किसी गांव में 5 वोटर, 10 वोटर, 15 वोटर, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पर भी अपना बूथ लगाता है कि आपको आपका मतदान देना है, जिससे आप सरकार बना सकते हो। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एरिया बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, माने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट जंगल है पूरा, जंगल एरिया के अंदर भी गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन करवाना बहुत एक डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि लोगों को वहाँ तक पहुँचाना। एक फिल्म आई थी न्यूटन करके एक फिल्म आई थी, उसके अंदर क्या था कि जो इलेक्शन था, एक व्यक्ति, वो इलेक्शन कमीशन का व्यक्ति था और उसके साथ 5 से 7 पुलिस वाले थे। तो उनका क्या कहना था पुलिस वालों का, ये काम करो अपन तो फर्जी इलेक्शन करवा दो, गांव में कौन जाए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नक्सलाइट एरिया है और कोई भी बंदूक से आपको मार सकता है। इलेक्शन कमीशन वाला मान ही नहीं रहा, बोले नहीं मैं तो इलेक्शन करवाऊंगा। और उसका कहना भी सही है, क्योंकि उसका दायित्व है कि इलेक्शन करवाना है मुझे। और इलेक्शन करवाने के लिए उसने क्या करा, वो दौड़ के वहाँ जाता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके आते हैं, वो दौड़ के जाता है पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके आते हैं। फिर भी अंततः वो इलेक्शन करवाता है और लोगों से पूछता है कि आप किसको चुनना चाहते हो, ये एक सिस्टम है और आप यहाँ पर इलेक्शन में वोट दे सकते हो। अब बहुत बार अपन इलेक्शन में देखते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम वोट देने नहीं जाते, या हमारे एक वोट से क्या होगा, एक मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि मेरे एक वोट से क्या होगा। ये भी आप देखते ही होंगे या कभी सुना होगा या आसपास आपके घर पे बात हुई होगी कि मेरे एक वोट से क्या होगा। अब सपोज करो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों आपस में इलेक्शन हुए, ए को मिले 1000 वोट, बी को मिले 1001, कौन जीतेगा? अब 1001 को जिसने वोट दिया है वो हर व्यक्ति अपने बारे में यही सोचेगा कि मैंने एक वोट दिया है तब जाके व्यक्ति जीता है। अब ये अलग बात है कि एक एक करके 1001 वोट है, लेकिन हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मैंने एक वोट दिया है तब जाके एक वोट से जीता है। मतलब आप समझ गए कि वोट की वैल्यू कितनी है। हाँ अलग बात है कि अगर ज्यादा मतों से जीतता 500, 700, 800 या 1000 से तो उसमें इतना वो नहीं था, लेकिन अगर 1 या 2 मत से हार जीत होती है तो उसका वोट बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैंने इसको वोट दिया इसलिए व्यक्ति जीता है। इसलिए आप सभी को आपके घर पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए आपको प्रेरित भी करना है कि आपको इलेक्शन में वोट डालना जाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसा नीचे से बात करते हैं अपन। मेरे हिसाब से जो इलेक्शन प्रोसेस होती है उसको आपको नीचे रूट से ऊपर की तरफ जाने में ज़्यादा फायदा होता है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ आने में फायदा होता है। अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने गांव की। गांव का नाम ठीक, रजिस्टर्ड वोटर अपने यहाँ कुछ है 2100, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, सर्टिफाइड डाटा मेरे पास नहीं है। 2100 वोटर ठीक। अपने गांव को कितने वार्ड में डिवाइड किया गया है? 20 वार्ड में डिवाइड किया गया। कितने? 20। और प्रत्येक वार्ड के लिए एक एक पार्षद होता है। क्या होता है? पार्षद। जीतने के बाद एक होता है, लेकिन उसके पहले जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं उनका भी वोटिंग सिस्टम होता है। अपन जो चुनाव की प्रणाली है उसको नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ताकि अपने को यहाँ से लगा के राष्ट्रपति के इलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस पता चल जाए। वैसे आज की पूरी क्लास में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इलेक्शन का। दूसरी एक चीज़ आप किताबों के अंदर पढ़ते हो तो आप लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये बहुत सारे वर्ड आते हैं और आप उनको सोच सोच के कोशिश करते हो कि क्या होता है, इलेक्शन कैसे होता है। और आज भी बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता होता है कि मुख्यमंत्री का चुनाव को क्या बोलते हैं, या प्रधानमंत्री साहब के चुनाव होते हैं लोकसभा के, उनको क्या बोलते हैं, चुनाव की प्रणाली कैसे होती है, चुनाव का एरिया कैसे डिवाइड किया जाता है ना। तो ये बहुत सारे सवाल रहते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं नीचे से। सबसे पहले अपन अपने गांव की बात करते हैं। यहाँ पर होते हैं 20 वार्ड। कितने होते हैं? 20 वार्ड। ठीक है, ये भी आपकी किताब के अंदर है जिसमें अपन पार्षद के बारे में पढ़ते हैं। पार्षद मतलब मेंबर। 20 वार्ड है। 20 वार्ड को पहले परिसीमन किया जाता है। परिसीमन का मतलब एक होता है
कि किस वार्ड में किस बहुलता की जनसंख्या ज़्यादा है, कौन सी कास्ट की है, एसटी की है, एससी की है, ओबीसी की है, जनरल की है या महिलाओं के लिए आरक्षित होती है सीटें। एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए, और सबसे बड़ी बात होती है महिलाओं के लिए। आ नहीं रहा। हाँ तो ठीक है, वो तो अपन एडिट करेंगे, अब शुरू हमारे जैसा ही तो यहाँ परफेक्ट आ रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब आ रहा हूँ। हाँ सर। 20 वार्ड है टोटल। अब 20 वार्ड में से प्रत्येक वार्ड के लिए सपोज करो यहाँ पर 1 नंबर का वार्ड है, इसके लिए ए और बी व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक, अपने यहाँ से क्या होता है, अपन माता जी बड़ेला जाते हैं, वहाँ पर से फॉर्म लेते हैं मेंबर का, कि मुझे भी मेंबर का फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की प्रोसेस नॉर्मली जो एडवोकेट रहते हैं वो भरते हैं, वकील भर देते हैं, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। लेकिन इसकी सिंपल प्रोसेस है, फॉर्म के अंदर आपकी टोटल जानकारी, आपके पास संपत्ति कितनी है, सोने चांदी के जेवरात कितने हैं, जमीन कितनी है, पैसा कितना है, बैंक अकाउंट कितने हैं, बैंक अकाउंट में खाते में पैसे कितने हैं, आपके बच्चे कितने हैं, सारी जानकारियाँ A to Z जानकारी अपने को इस फॉर्म में फिल करके देना पड़ता है, ताकि 5 साल बाद फिर इलेक्शन होना, आप फॉर्म भरने जाओ तो पहले आपने बोला मेरे पास 1 किलो चांदी है और पता चला कि इलेक्शन के बाद 10 किलो चांदी होगी आपके पास, तो वो आपको पकड़ ले कि भैया 1 की चांदी कहाँ से आई, तुमने कुछ ना कुछ तो करा होगा, कालाबाजारी का होता है, नहीं होता है। वैसे ही अपने को इलेक्शन कमीशन को पूरी जानकारी देना पड़ती है, अपने पास कार कितनी है, आपके पास पॉलिसीज कितनी है, माने LIC वगैरह में आपके बीमे कितने हैं, आपके खाते में पैसे कितने हैं, एक एक जानकारी इलेक्शन कमीशन को अपने को देना पड़ती है। उसके साथ ही अपने को आपका जो गांव में मकान है उसका भवन कर प्रकाश कर भरा हुआ होना चाहिए, राज्य शासन से किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी के बिल कोई ड्यू नहीं होना चाहिए, वो भी आपका पेमेंट कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके एक व्यक्ति पार्षद में फॉर्म भर सकता है। अब ये 20 वार्ड है, 20 वार्ड में से सब में 2-2 व्यक्ति खड़े हुए, ठीक। टोटल अपन 2-2 की काउंटिंग करते हैं तो टोटल लोग कितने हुए, 40 लोग हुए। अब 40 लोगों के लिए इलेक्शन करवाना है। अब केवल पार्षद के लिए तो इलेक्शन करवाएगा नहीं, इलेक्शन कमीशन को उसके लिए खर्चा बहुत लगता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसके साथ सरपंच के भी चुनाव कराएगा, इसके साथ जनपद पंचायत के भी कराएगा, इसके साथ जिला पंचायत के कराएगा, मतलब एक ही साथ 4 प्रकार के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, 40 में से क्या होगा, कितने जीत के आएंगे, जब आपने सामने होगा तो कितने जीतेंगे, 20। कितने जीतेंगे, 20। अब अपने पास कितने लोग हो गए, 20 लोग, मतलब पर वार्ड के लिए एक एक व्यक्ति हो गया अपने पास, और जिनकी संख्या हो गई अपने पास 20। ठीक, ये हो गए अपने पार्षद। अब बात करते हैं सरपंच की, ठीक है ना। जो अपनी ग्राम पंचायत होती है वो लोकल गवर्नमेंट है, क्या है, लोकल गवर्नमेंट। तो गाँव के अंदर के जो मुद्दे हैं उनको सोल्व करने के लिए जो होती है उसको बोलते हैं अपन ग्राम पंचायत या पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, 3 टायर है अपने डेमोक्रेसी में, 3 टायर के 3 टायर बोलते हैं अपन, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। अब 20 पार्षद मिल गए आपको। अब सरपंच के इलेक्शन होंगे अपने यहाँ पर। अब इलेक्शन में आप लोगों ने देखा ही होगा क्या होता है, सबसे पहले तो वही जैसे मैंने फॉर्म भरने वाली प्रोसेस बताई आपको, फॉर्म भरा जाता है। ठीक, सपोज करो सरपंच के लिए कितने उम्मीदवार खड़े हो गए अपने यहाँ पर, 5। ठीक है, पार्टी से अधिकृत होते नहीं है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में ये नहीं देखा जाता है कि व्यक्ति क्या है, कौन सी पार्टी में, वो देखा जाता है विकास पुरुष, जो अच्छा काम करेगा उसी को लोग जनता वोट देंगे। 5 व्यक्ति खड़े हुए, 5 व्यक्तियों ने वही जो मैंने आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस बताई है कि फॉर्म भरना है, अपने संपत्ति का सारा ब्यौरा देना है, जमीन का ब्यौरा देना, मकान का ब्यौरा देना, सारा ब्यौरा उसके अंदर अपने को देना है। ब्यौरा देने के बाद इन 5 कैंडिडेट का अलग अलग अपने पास सिंबल लगता है। ये 5 पर्सन हो गए, नाम में लिख नहीं रहा हूँ, सिंबल की बात करते हैं। तो सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी जनसंख्या ऐसी रहती है जो चिन्ह के द्वारा किसी को पहचान दी, ये इसका चिन्ह है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में फर्स्ट पर्सन को मिल गया चश्मा मिल गया, सेकेंड पर्सन को क्या मिल गया, वॉच मिल गई, थर्ड पर्सन को क्या मिल गया, ग्लास मिल गया, फोर्थ पर्सन को क्या मिल गया, खजूर का एक प्लांट मिल गया, फिफ्थ पर्सन को क्या मिल गया, टीवी मिल गया,
क्या मिल गया? टीवी। ये ऐसे सिंबल मिल जाते हैं। फिर सिंबल मिलने के बाद क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग करने का तरीका भी आपने देखा होगा अपने भारत में, थोड़ा विस्तृत अलग ही टाइप का। कैसे है? एक रेडियो बनाएंगे, फ्लैक्स छपवाएंगे और उनकी जो आगे का विजन है उसको लिखवाएंगे। हम आपके गांव के लिए ये करेंगे, लाइट स्ट्रीट का करेंगे, नल की सुविधा करेंगे, नाली का निर्माण करेंगे, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करेंगे, पंखे लगवा देंगे, स्कूल की रोड सुधरवा देंगे। ऐसे बहुत सारे वो प्रॉमिस करते हैं अपने से। और फिर अपन उनका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। सारे कैंडिडेट का क्या करते हैं? विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद अपन उस व्यक्ति को चुनते हैं जो अपने लिए अच्छा काम करता है। ठीक, अब होता है वोट। वोटिंग हो जाता है 5 में से जो भी व्यक्ति जीत रहा है, चाहे चश्मा है, जिसको भी ज़्यादा वोट मिले। अब 21 वोट, 2100, 2100, ठीक है, 2100 ये जो वोट है ये इनको दिए जाते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर नंबर 1 को मिल गए 600, इसको मिल गए 500, इसको मिल गए 500, कितने हो गए? 14, इसको मिल गए 200, कितने हो गए? 16 और बचे वो इसको मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पर कैंडिडेट विनिंग कौन होगा? चश्मा 600 वाला व्यक्ति विनिंग है आपका। अब 21 जो आपका है 2100, इसमें से 600 को माइनस कर दो आप, कितने बचेंगे? 15। मतलब 1500 लोग उसको आज भी पसंद नहीं करते, भले वो जीत गया है, क्योंकि वोट क्या हो गए? बढ़ गए हैं। क्या हो गए? बढ़ गए। बढ़ने के कारण क्या हो गया? कम हो गए। लेकिन जो व्यक्ति जीता है उसको क्या करेंगे अपन? चुनेंगे और उसी को क्या बनाएंगे अपन? सरपंच साहब का पौधा देंगे। दूसरी एक गांव में पोस्ट होती उप सरपंच की। क्या होती है? उप सरपंच की। अब आपने इलेक्शन होते हैं तो कभी सुना है कि उप सरपंच का भी इलेक्शन होता है? किस किस को पता है? पहले ये बताओ, उप सरपंच का इलेक्शन का प्रोसेस पता है आप लोगों को कैसे होता है? पता है किसी को? तुमको किसी को पता है उप सरपंच का इलेक्शन कैसे होता है? किसी को भी नहीं पता है? नाम तो सुना है आप लोगों ने, उप सरपंच होता है। उप सरपंच का इलेक्शन बताता हूँ। मैंने बताया था अपने 1 से लगा के 20 वार्ड, टोटल मेंबर कितने हो रहे हैं? 20। अब क्या होता है कि ये 20 मेंबर जो होते हैं ये वोट करते हैं। ये जो 20 मेंबर होते हैं इसी में से उप सरपंच के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। अगर एक व्यक्ति खड़ा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्दलीय जीत गया। लेकिन हाँ, समझ करो कि 2 या 3 कैंडिडेट हो गए तो अलग अलग बढ़ जाते हैं, 1, 2 और ये 3। अब ये जो 20 मेंबर होते हैं, 20 पार्षद होते हैं, ये फिर आपस में वोट करते हैं पंचायत में कि उप सरपंच किसको बनाना है। तो 20 में से एक को मिल गए 10, एक को मिल गए 5, एक को मिल गए 5। अब उप सरपंच कौन बन जाएगा? 10 वोट वाला बन जाएगा। ये उप सरपंच का इलेक्शन हो गया। ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बारे में अगर आपको कुछ सवाल पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है ग्राम पंचायत का इलेक्शन कैसे होता है तो आप मुझे इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। सबको एक ही बार में समझ में आएगी। वो बहुत अच्छी स्टोरी थी वो पंच परमेश्वर की। ठीक है, कितनी देर का बना?